नमस्कार दोस्तों, माही क्लासेज में आज पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत। माही क्लासेज इस राजस्थान भूगोल की श्रृंखला में आज आपके समक्ष राजस्थान का वह विषय, वह टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं जिसकी विभिन्न विद्यार्थियों ने मांग की है। और उसके तहत आज का विषय जटिल तो है किंतु बहुत सरल है और इसको हम समझेंगे। ये जो विषय है वह है राजस्थान की भूवैज्ञानिक संरचना। राजस्थान का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, राजस्थान के जो सरफेस धरातल हैं उसके अंदर की चट्टानें किस प्रकार की हैं। तो इससे संबंधित जो सबसे पहले अध्ययन किया गया है, वो जो अध्ययन है वह किस प्रकार से है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस टेबल को थोड़ा समझ लेते हैं कि टेबल क्या है। इस टेबल में यदि हम देखें तो आप इसमें 4 कॉलम देख रहे हैं। पहला कॉलम जो है, पहले कॉलम में लिखा है महाकल्प यानी एरा। अच्छा, ये महाकल्प है। महाकल्प कितने हैं दोस्तों? महाकल्प मुख्य रूप से जो महाकल्प माने गए हैं वो न्यूजोइक, सेनोजोइक, मेसोजोइक, पेलोजोइक, प्रीपेलोजोइक और एजोइक। देखो दोस्तों, ये जो क्रम है ये शुरुआत कहां से हो रही है? नीचे से। अच्छा, नीचे से मतलब नीचे का तात्पर्य है यदि कोई भी चट्टान पाई जाती है वो नीचे, सबसे प्राचीन चट्टान कैसे पाई जाएगी? नीचे पाई जाएगी। उसके ऊपर नवीन चट्टान, फिर उससे और नवीन, सबसे आधुनिक यानी वर्तमान नवीन चट्टान सबसे कहां जाएगी? ऊपर पाई जाएगी। नवीन बिल्कुल ऊपर और सबसे प्राचीन बिल्कुल नीचे। तो यहां पर आप देख सकते हो न्यूजोइक, ये बिल्कुल नवीन है। और यहां पर कौन सी है? हेडोन यानी कि एजोइक। एजोइक क्या है? सबसे प्राचीन चट्टान है। कहां पर? एजोइक सबसे प्राचीन चट्टान है। अब ये सबसे प्राचीन और नवीन, अब इन दोनों को यदि देखें तो इसमें भी आप देख सकते हो कि सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी आएगी? आर्कियन। यहां दिख रहा है आपको आर्कियन। और सबसे नवीन कौन सी आएगी? होलोसिन। तो ये इस तरह से ये हो गया महाकल्प। महाकल्प के अंदर होता है युग, युग के अंदर होता है शक। यानी महाकल्प एक बड़ा पार्ट है। महाकल्प में युग होता है, युग के अंदर शक होता है। जिस प्रकार इतिहास में काल चलते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, आधुनिक ऐतिहासिक काल, तो इस तरह से भी इसमें भी भूगोल विषय में भी ऐसे काल चलते हैं। ये पूरे काल हैं। सिंपल हमें समझना है कि पूरा क्या है? काल है। जैसे इतिहास में आता है मध्य ऐतिहासिक काल आता है, उसी हिसाब से इसमें क्रिटेशियस काल आ गया। इसमें मतलब एक काल है और इस कालों को जनरली आपको ये बहुत शब्द जो है वो थोड़ा टिपिकल है, लेकिन यदि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे, देख लोगे, तो ये सिस्टम आपको समझ में आ जाए। लेकिन कम से कम 3 बार ये वीडियो देखा जाए तो ज्यादा बेटर है। इसी के साथ साथ पुस्तक पढ़ना भी इसमें जरूरी है। तो दोस्तों इसमें देखें तो सबसे नीचे है आर्कियन काल और सबसे ऊपर कौन है? होलोसिन। तो यानी कि यदि किसी जगह चट्टान जमा होती है, सपोज कीजिए कि किसी जगह पर कोई चट्टान है, ये कोई ए चट्टान है। एक चट्टान का मतलब कि आर्कियन समय में कोई एक चट्टान बनी। अब उसके ऊपर दूसरी चट्टान आ गई, फिर तीसरी चट्टान आ गई, चौथी चट्टान आ गई। तो इस तरह से नीचे से ऊपर तक चट्टानें, लेकिन वर्तमान में कौन सी आएगी? ये वर्तमान में एक नई चट्टान आ जाएगी। तो वर्तमान मतलब होलोसिन। तो इस तरह से धरातल पर यदि हम सरफेस में एक गड्ढा खोदें और उसमें नीचे उतर तक जाए तो सबसे पहले आपको कौन सी चट्टान मिलेगी? सबसे पहले मिलेगी होलोसिन युग की। फिर उसके बाद कौन सी? प्लेस्टोसीन। और इस तरह धीरे धीरे, और सबसे लास्ट में कौन सी चट्टान मिलेगी? आर्कियन युग की चट्टानें मिलेगी। उदाहरण के रूप में हम देखें कि यदि हम अरावली की बात करें, यदि अरावली में हम अरावली को खोदें तो अरावली के सबसे नीचे, यदि मान लो सपोज कीजिए कि पूरी अरावली है, अरावली का पहाड़। अब अरावली पहाड़ को हम यदि खोदना शुरू करें तो सबसे नीचे कौन सी चट्टान मिलेगी? सबसे नीचे चट्टान मिलेगी आर्कियन। तो उसके ऊपर क्रमशः ये मिलती जाए और सबसे ऊपर कौन सी मिलेगी? होलोसिन। तो यानी कि इस तरह से आप देखो नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं। तो इसीलिए
ये जो कालक्रम है इसे नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया है। ऊपर से नीचे नहीं चलते हैं, इसमें चलते हैं नीचे से ऊपर, क्योंकि चट्टान सबसे पुरानी चट्टान कहाँ होगी? नीचे होगी। तो सबसे पुरानी के ऊपर नहीं होगी, उसके ऊपर उससे भी नहीं होगी, इसलिए नहीं। तो यानी कि नीचे से ऊपर तक, प्राचीन से नवीन की ओर हम बढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, और इधर आपको दे रखा है समय, कि उस काल को कौन सा समय किस तरह, जैसे हम ईसा पूर्व से बात करते हैं, ईसा के पश्चात की बात करते हैं, उसी प्रकार यहां से भी समय है। लेकिन ये जो समय है ये अरब या करोड़ों के दौरान है, यानी कि लंबा समय। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड से। दोस्तों, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई वो कब हुई? 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद किसकी उत्पत्ति हुई? तारों की, यानी सूर्य। सूर्य की उत्पत्ति कब हुई? सूर्य की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पूर्व। कब? 5 अरब वर्ष पूर्व सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य की उत्पत्ति के बाद किसकी उत्पत्ति होगी? देखो, सूर्य की उत्पत्ति के बाद आएंगे ग्रह। ग्रह मतलब पृथ्वी। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अब दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, यानी कि पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, फिर सूर्य की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पूर्व, सूर्य के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से ही हमारा समय शुरू हो गया। पृथ्वी की उत्पत्ति से हमारा शुरू हो गया। अच्छा, पृथ्वी की उत्पत्ति तक के पहले का जो समय था उसे हम क्या कहते हैं? हेडोन। क्या कहा जाता है? हेडियन। पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले का जो समय है वो सारा क्या कहलाता है? हेडियन कहलाता है। अब पृथ्वी के बनने के बाद का जो समय होता है वो शुरू होता है एजोएक से। तो हम जब पृथ्वी बनी ना, तो हम एजोएक से ही बात करेंगे। एजोएक से लेकर न्यूजोइक, अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है वो कौन सा है? न्यूजोइक। उसे कल्प, वर्तमान में कौन सा कल्प है? न्यूजोइक कल्प है। और सब कौन सा है? होलोसीन। और युग कौन सा है? चतुर्थ युग, क्वाटनरी। कौन सा युग है? क्वाटनरी, यानी चतुर्थ युग अभी चल रहा है। इसका मतलब कुछ युग पहले ही बीत चुके हैं। तो हम एजोइक से शुरू करेंगे और न्यूजोइक तक चलेंगे, और इन सभी के बीच में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, पृथ्वी बनने के बाद से क्या क्या सवाल, एक कोशी के सवाल आए, कहां पर कौन से समय में मानव की उत्पत्ति हुई, कौन से समय में कोयला दबा, कौन से समय में डायनासोर की उत्पत्ति हुई, उनका अंत हुआ, ये सारी कहानी इससे हमें पता चलेगी। लेकिन क्या हम इसको सामान्य से देख सकते हैं कि कौन से समय में कैसा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें चट्टानों का अध्ययन करना पड़ेगा। और इन चट्टानों का अध्ययन, जो सबसे पहले चट्टानों के अध्ययन के आधार पर ही हम पृथ्वी में जो भी चीजें दबी हुई है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि चट्टान में उस समय के कुछ न कुछ जैविक या अजैविक तत्व जरूर रहे होंगे। उनको हम क्या करते हैं? पूरा चुंबकत्व, पैलियोमैग्नेटिक विधि के द्वारा उसका समय ज्ञात कर लेते हैं, और हम ये पता कर सकते हैं कि वो चट्टान कितनी पुरानी है। अब चट्टान हमें पता चल गई कि चट्टान कितनी पुरानी है, और उस चट्टान में कौन कौन से तत्व पाए गए। वो तत्व क्या करेंगे? पृथ्वी के बारे में बताएंगे कि पृथ्वी में क्या था उस समय। इसीलिए दोस्तों, चट्टान को पृथ्वी के पृष्ठ कहा जाता है। पृष्ठ का मतलब किताब का पेज। किताब का पेज यानी कि पृथ्वी का पेज क्या है? पृथ्वी का अध्ययन कौन करवाती है? चट्टान करवाती है। जब तक हम चट्टान का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक पूरी पृथ्वी का अध्ययन नहीं कर सकते। तो अब इस प्रकार का अध्ययन जो सबसे पहले प्रारंभ किया गया वो कहां किया गया? वो एक इटली के विद्वान द्वारा किया गया, जिसका नाम है जियोवानी आर्द्विना। क्या नाम है उसका? जियोवानी आर्द्विना। ये इटली के हैं, और इन्होंने 1760 में एक जियोलॉजिकल टाइम के बारे में बताया। लेकिन अभी जियोलॉजिकल टाइम नहीं आया। फिर 1881 में इटली के बोलोमना शहर में
अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित हुआ। उस सम्मेलन के दौरान एक सिस्टमेटिक तरीके से एक पूरी पृथ्वी का इतिहास को एक क्रमबद्ध रूप से सजाया। उस क्रमबद्ध रूप को हमने नाम दे दिया जीटीएस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूवैज्ञानिक समय सारणी। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, ये क्या है? भूवैज्ञानिक समय सारणी है। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी बनने से लेकर आज वर्तमान तक पृथ्वी में क्या क्या घटना घटित हुई, उन सभी की जानकारी इस समय सारणी में पता चल जाएगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सबसे पहले किसने दिया, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई वो कहां पर हुई? इटली के शहर में। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि चट्टान क्या है पृथ्वी के संदर्भ में। तो चट्टान जो है वो पृथ्वी के पृष्ठ कहलाती है, ताकि उसको देखकर हम पृथ्वी की जानकारी प्राप्त कर सके। जिस प्रकार पुस्तक में पुस्तक का पेज पढ़ने से पूरी पुस्तक की जानकारी प्राप्त होती है, उसी प्रकार यहाँ पर पृथ्वी की चट्टानों से पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। और ये जानकारी का काम हम किसके माध्यम से करते हैं? पूरा चुंबकत्व के माध्यम से करते हैं। यदि हम बात करें तो कुछ एक विद्वान थे। विद्वान कौन? यूनान के एक विद्वान थे जिनका नाम था हेरोडोटस। ये हेरोडोटस में भूगोल में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट ये था कि इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करना अत्यंत आवश्यक है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट इस टेबल में पूर्ण रूप से लागू होता है, क्योंकि ये टेबल हमें इतिहास के संदर्भ में भूगोल का अध्ययन करवाएगी। इतिहास हम जाने कि कब क्या हुआ, वो भूगोल, यानी इतिहास और भूगोल दोनों समय के साथ पैरेलल चलने वाले विषय हैं, समानांतर चलते हैं। इसका मतलब दोनों को तालमेल बिठा के हमें पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए हेरोडोटस को ऐतिहासिक भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो ये एक इसका सामान्य इंट्रोडक्शन है कि ये टेबल क्या है, सबसे पहले इस पे कार्य किसने किया, कौन सी चीजों का हम इसमें काम करते हैं, किस विधि से इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई, पूरा चुंबक के तत्व के माध्यम से, यानी इसके चुंबक की विधि के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब यदि हम बात करें कि राजस्थान में इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो राजस्थान में भूवैज्ञानिक संरचना का जो सबसे पहले अध्ययन किया वह कौन थे? A.M. हेरोन। इसके बाद कौन थे? M.S. कृष्ण। कौन थे? M.S. कृष्ण। विशेष रूप से जो प्रतियोगिता में पूछा जाता है वो आपको ध्यान रखना है, वो कौन है? A.M. हेरोन। और इन्होंने कब किया? 1936 और 1953 में। तो दोस्तों ये जो है एक सामान्य रूप से में समझ में आया होगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। भूगर्भिक संरचना जो है राजस्थान की, वो प्राचीन काल की चट्टानों से लेकर नवीनतम युग की चट्टानें अर्थात प्लेस्टोसीन, होलोसीन की चट्टानों का भी एक समावेश है। इसमें गोंडवाना, 33 सागर की चट्टानें भी पाई जाती है, उसके तत्व भी अवशेष भी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन हम ये जो भूगर्भिक समय सारणी है इसका अध्ययन ही क्यों करें? दोस्तों पहला जो हमारा उद्देश्य है वो है आपको किसी भी प्रतियोगिता में एक अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करवाना। लेकिन ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, इससे भी ज्यादा उद्देश्य है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। और ये मानव विकास तभी हो सकता है जब हम किसी क्षेत्र विशेष की चट्टानों का अध्ययन करें। और चट्टानों का अध्ययन का जो प्रभाव है या चट्टानों की जो संरचना है, वो संरचना चट्टानों की जो तत्व हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? वनस्पति को, मृदा को प्रभावित करेंगे और खनिज को प्रभावित करेंगे। यदि हम देखें वनस्पति कैसे प्रभावित होगी, दोस्तों जहां पर
चट्टान के जो तत्व पाए जाते हैं उसी हिसाब से वनस्पति भी विकसित होती है। यदि हम बात करें कि टुंड्रा प्रदेश जो है वहां की वनस्पति, वहां पाई जाने वाली पौर्जोलिक चट्टान जो है, तत्व जो है, मृदा जो है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसी प्रकार विषुवत रेखा क्षेत्रों की जो वनस्पति है वहां पाई जाने वाली मिट्टी, लेटराइट मृदा उससे प्रभावित होती है। लेकिन तो यानी कि चट्टान वनस्पति को प्रभावित कर रही है, चट्टान मृदा को प्रभावित कर रही है, और चट्टान में उपस्थित तत्व जो है वो तत्व खनिज को प्रभावित करते हैं। और खनिज जो है, अभी खनिज, मृदा और वनस्पति, ये तीनों मिलकर आगे की जो स्तर है, यानी कि वनस्पति जलवायु को प्रभावित करेगी और जलवायु कृषि को प्रभावित करेगी, और कृषि और जलवायु मिलकर आर्थिक विकास को प्रभावित, क्योंकि हमें पता है कि जो जलवायु होगी, जिस प्रकार की कृषि होगी, उसी प्रकार के हम वहां फसल उपजाएंगे। प्रेरी घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंध जलवायु है, तो वहां गेहूं कृषि की जाएगी। डिपेंड करती है वहां की मृदा कैसी है। इसी प्रकार से जलवायु जो है वो मानसून को प्रभावित करेगी और मानसून कृषि को प्रभावित करेगा। तो ये सारा सिस्टम किससे आ रहा है? चट्टान से। इधर खनिज जो है, खनिज के जो तत्व हैं, उस तत्व के आधार पर उद्योग लगेंगे, तो ये उद्योग आर्थिक विकास। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि चट्टान डायरेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अपना संबंध बना रही है। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो कौन है? वनस्पति, मृदा और खनिज, और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास। और इस आर्थिक विकास पर ही हमारा मानव विकास निर्भर करता है। तो यानी कि खनिज, कृषि और जलवायु, ये सभी मिलकर मानव विकास को प्रभावित कर रही है। उदाहरण के रूप में आप सिंपल देख लीजिए कि जहां पर खनिज पाए जाते हैं वहीं पर ही उद्योगों का विकास होता है। जैसे झारखंड का पठार, यहां पर खनिज चाहे धात्विक हो या अधात्विक हो, कोयला, लोहा, तो वहां पर इस्पात निर्माण कारखाने स्थापित किए जाते हैं, और ये कृषि फसलें पर प्रभावित हो रही है। तो यानी कि हमें इन सभी के दृष्टिकोण से ये पूरा जियोलॉजिकल समय पढ़ना है, और ये विशेष तौर से आरएस में इसका एक प्रश्न जरूर इसका पूछा जाता है। तो दोस्तों, जियोलॉजिकल जो समय सारणी है उसमें पहले हम थोड़ा चट्टानों के बारे में समझें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बिना चट्टान के अध्ययन से हम राजस्थान की जो संरचना है, भूगर्भीय संरचना है, उसका अध्ययन शायद नहीं कर पाए। इसलिए चट्टान को समझना ज्यादा जरूरी है। यदि चट्टान को हम देखें तो पृथ्वी में जो प्रथम जो चट्टान आई वो कौन सी थी? आग्नेय चट्टान। जब दो प्लेटों के अपसरण के फलस्वरूप मैग्मा जब धरातल पर आके फैलकर ठंडा होकर ठोस होकर जमा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के अपसरण करती है तो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है वो मैग्मा बाहर निकलकर और प्लेट के सतह के रूप में जमा हो जाता है। फिर इसके बाद फिर निकलता है, फिर उसके ऊपर आके जमा है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मैग्मा ठंडा होता जाता है और जमा होता जाता है। इसके ऊपर फिर आएगा, फिर जमा हो जाएगा, नेक्स्ट फिर आता जाएगा और जमा हो जाएगा। यानी परत दर परत इस पे, यानी कि अब प्राचीन कहां हुआ? नीचे, तो उससे नवीन, फिर उससे ऊपर और नवीन, तो न्यू और ओल्ड, इस तरह से जमा होता जाता है चट्टानों में। तो ये जो चट्टाने मैग्मा है, तो मैग्मा बाहर इसे क्या कहते हैं? लावा। और लावा के ठंडे होने से क्या बनती है? चट्टान। तो जो प्रथम चट्टान बनेगी वो कौन सी होगी? आग्नेय चट्टान होगी। अब आग्नेय चट्टान पे क्या होगा? बाह्य बल। बाह्य बल मतलब पवन, नदी, हिमनद, सागरीय धाराएं या भूमिगत जल, ये सब क्या है? बाह्य बल है। तो इन बाह्य बलों के कारण इस आग्नेय चट्टान का क्या होगा? अब सपोज कि आग्नेय चट्टान क्या होगी? वह अपक्षित होगी, उसका अपर्दन होगा, और इस सभी के कारण वो कहीं न कहीं जाकर किसी न किसी एक स्थान पे जाकर जमा हो जाएगी। तो उस चट्टान को हम कहते हैं
अवसादी चट्टान। तो यानी अवसादी चट्टान क्या है, द्वितीय नंबर पे आई। प्रथम कौन सी आई, आग्नेय, उसके बाद कौन सी आई, अवसादी चट्टान। तो अब अवसादी चट्टान जो है, अवसादी चट्टान के ऊपर कई समय तक, लंबे समय के दौरान उसके ऊपर परत दर परत निक्षेप का जमाव होता जाता है, निक्षेपण होता जाएगा परत दर परत, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, जमा होता जाएगा और उसपे दबाव, ताप, इन सभी के कारण, लंबे समय के कारण उसका रूप बदल जाएगा और वो हो जाएगी कायांतरण। क्या हो जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा और वो क्या हो जाएगी, कायांतरण हो जाएगी। दोस्तों थी कौन सी, आग्नेय। नदियों द्वारा उसको काट काट कर किस जगह पे जमा कर दिया, तो वो कौन सी होगी, अवसादी। अवसादी के बाद क्या होगी, वो कायांतरी होगी। अब देखो आग्नेय चट्टान, बेसिक रूप से आग्नेय चट्टान कौन सी है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अब ग्रेनाइट और बेसाल्ट पर किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बाह्य कारक के कारण वो चूना पत्थर के रूप में, बलुआ पत्थर के रूप में, कांग्लोमरेट, छोटे छोटे कंकर पत्थरों के रूप में जमा हो जाएगी। अब ये लंबे समय पर यही चूना पत्थर किस में बदल जाएगा, संगमरमर में। किसके कारण, ताप और दाब के कारण चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाएगा, कांग्लोमरेट नीस में बदल जाएगा और बलुआ पत्थर जो है वो क्वार्टजाइट में बदल जाएगा। तो यानी इसका रूपांतरण हो गया। अब रूपांतरण तो यानी कि सबसे पहली चट्टान है कायांतरी, किसमें बदल जाती है, अवसादी। अवसादी किसमें हो जाती है, कायांतर में। तो ये एक प्रोसेस शुरू हो गया। अब दोस्तों इसके बाद की जो प्रोसेस आती है वो थोड़ी जटिल है, क्योंकि अब हमारे पास पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें की उपस्थिति है। अब पवन ऐसा तो है नहीं कि आग्नेय चट्टान पर ही काम करेगी, क्योंकि चट्टानें, अब तीनों चट्टानें दोस्तों, सपोज कीजिए कि ये आग्नेय चट्टान है, यहां पर हम देख सकते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के पास में हम देखें तो अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान के बाद में हम देखें सिंपल समझने के लिए तो कायांतर चट्टान है। या फिर हम इसे अब, या फिर इसको आप नीचे के रूप में देख सकते हो कि नीचे कौन सी, दबाव के कारण क्या बन गई, कायांतर चट्टान बन गई। अब किसी न किसी कारक से ये जो है इस ऊपरी चट्टान के नदी प्रभावित होगी। अब दोस्तों नदी आग्नेय से भी होगी, अवसादी से भी होगी और कायांतरिक से भी होगी। तो अब ये सभी का मिश्रण रूप कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यानी कि अब फिर वो चट्टान जो है वो भी दब जाएगी। दबने के बाद तो यानी कि कायांतरिक फिर पुनः अवसादी में बदल सकती है, कायांतरिक आग्नेय में भी बदल सकती है, क्योंकि वो अंदर चली गई ना, अंदर पृथ्वी के गर्म से होने से वापिस वो कायांतरिक चट्टान लावा मेग्मा में परिवर्तन हो जाएगी और फिर मेग्मा वापिस आग्नेय चट्टान में परिवर्तन हो जाएगी। तो यानी कायांतरिक आग्नेय बदल सकती है और कुछ कायांतरिक कट कट कर धरातल के ऊपरी भाग पे रह गई तो वो जमा हो जाएगी, तो फिर वो अवसादी में बदल जाएगी। और इसी प्रकार अवसादी चट्टान यदि ज्यादा गहराई में चली गई तो वो भी तापमान के कारण पिघल कर लावा यानी मेग्मा बन जाएगी और वो भी क्या बन जाएगी, आग्नेय बन जाएगी। यानी कि और फिर अवसादी, यानी कि हमने देखा कि आग्नेय अवसादी बन जाती है, अवसादी कायांतरिक बन जाती है, कायांतरिक अवसादी बन सकती है, कायांतरिक आग्नेय बन सकती है, अवसादी कायांतरिक बन सकती है। तो एक साइकिल इसमें चलता रहेगा, ये कंटिन्यू चलता रहता है। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर बाह्य कारकों ने इन चट्टानों को इस तरह से घुमा घुमा कर इतना जटिल कर दिया है कि अब राजस्थान की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा जटिल हो गया। अब उस जटिलता को समझना हमारे लिए बहुत सरल है। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम शुरुआत कहां से करें। शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहां पर आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति हुई। तो आग्नेय चट्टान जो है वो यहां से हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियन। सबसे पहले हम कहा किसको देखें, आर्कियन। तो आर्कियन जो पीरियड है, इस आर्कियन पीरियड के बारे में देखें तो राजस्थान में इस आर्कियन पीरियड के बारे में जो जानकारी हो वो किस प्रकार से है। तो राजस्थान में यदि हम देखें तो आर्कियन पीरियड की जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार के। तो आर्कियन पीरियड को हमने राजस्थान में अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया। पहला आर्कियन और दूसरा धारवाड़। धारवाड़ का मतलब प्री कैम्ब्रियन। तो यानी कि राजस्थान में फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट हो गए, यानी कि धारवाड़। धारवाड़ करण जो है वो हमने जो लिया है वो आर्कियन जो है, एजोइक जो कल्प है, एजोइक और प्री पेलोजोइक, एजोइक में आर्कियन और प्री पेलोजोइक में प्री कैम्ब्रियन। ये जो आर्कियन है
इसको भी हमने दो भागों में बांटा, आर्कियन और धारवाड़ में। तो दोस्तों हम सबसे पहले आर्कियन को देख लेते हैं, यानी सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी? आर्कियन। आर्कियन जो चट्टान है वो सबसे प्राचीन है, उसमें जीवाश्म जो है वो नहीं पाए जाते। जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते। भाई क्यों नहीं पाए जाते? वो इसलिए नहीं पाए जाते कि इस समय किसी प्रकार के जीव का उत्पत्ति नहीं हुई थी, या फिर यदि हो भी गई बाई चांस और अध्ययन नहीं हो पाया तो भी इतने लंबे समय तक वो जब दबके रहेगी तो उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसी जो चट्टाने हैं, क्योंकि उस समय चट्टान कौन सी थी? पृथ्वी गर्म अवस्था में थी, चट्टान कायांतरिक थी, मेग्मा के रूप में थी। अब यदि किसी मेग्मा में कोई वस्तु जाएगी तो वो क्या अपना अस्तित्व बनाए रख पाएगी? नहीं रख पाएगी। इसीलिए इस आर्कियन युग की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। लेकिन दोस्तों ये ठंडी होने के बाद कठोर और रवेदार स्वरूप में आ जाती है, और यही चट्टाने प्राचीन मौलिक चट्टाने हैं। कौन सी? आर्कियन युग की चट्टाने। अब ये आर्कियन युग की चट्टाने ये है, वास्तव में हमने कहा है कि ये कायांतरण चट्टान है, यानी सॉरी आग्नेय चट्टान है जिसका रूपांतरण हो गया। रूपांतरण मतलब समय के अनुसार। और रूपांतरण होने के बाद क्या बनी? वो रूपांतरण होने के बाद बनी नीस ग्रेनाइट सिस्ट बनी। क्योंकि ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान है, कुछ जगह पर ग्रेनाइट बन गया, कुछ जगह क्योंकि तापमान, आग्नेय चट्टान में तापमान के कारण ग्रेनाइट में परिवर्तन हो जाती है, कुछ ज्यादा ताप होने का नीस में परिवर्तन होगी, कुछ सिस्ट में परिवर्तन। ये सब क्या है? चट्टाने हैं। ये सभी क्या है? चट्टाने। तो ये चट्टाने राजस्थान में कहां पाई जाती है? दोस्तों यदि हम राजस्थान की बात करें तो सिंपल हम राजस्थान का मैप देख लेते हैं। यदि राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में ये चट्टाने दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी भाग में पाई जाती है, यानी कि इस वाले एरिया में विशेष रूप से ये पाई जाती है। कौन से भाग में? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चट्टाने पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चट्टाने कहां पाई जाती है? दोस्तों दक्षिणी पूर्व राजस्थान में ये चट्टाने पाई जाती है, बनास नदी जो है, बनास नदी की सहायक नदी है बेड़च। कौन सी नदी? बेड़च नदी, यानी कि बनास नदी की सहायक नदी है बेड़च नदी घाटी में इस प्रकार की चट्टान दिखाई देती है यहां पर। और ये जो एरिया है ये किस में आता है? ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, यानी कि यहां पर चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा, ये जो क्षेत्र है कौन सा? बेड़च नदी की घाटी का क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। इस क्षेत्र में इस प्रकार की नीस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, यानी ये कौन चट्टान है? आर्कियन पीरियड की चट्टान है नीस। और इसका संबंध जो है वह बुंदेलखंड, आर्कियन जो चट्टान है इसका संबंध किससे है? प्राचीन बुंदेलखंड वाली चट्टानों से संबंध रखती है। तो यानी कि ये जो क्षेत्र है यहां पर यहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये दिखाई देती है। जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई चट्टाने हैं, अब इसके अंदर भी नीचे भी किसी एक चट्टान को हम देख सकते। तो ऊपर वाली चट्टान जो है वो कट कट के चलेगा और लास्ट में आपके पास जो शेष बची हुई है, अब इसके आसपास कौन सी चट्टानी पाई जाएगी? दूसरी चट्टाने। ये किसी दूसरे प्रकार की चट्टाने हैं और ये कुछ भाग ऊपर दृश्य के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है? बेड़च नदी वाले क्षेत्र में, जिसे हम कह सकते हैं लसाड़िया का पठार। जो लसाड़िया का पठार है उस क्षेत्र में, बेड़च नदी वाले क्षेत्र में इस प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं। और ये जो पूरा चट्टाने हैं ये लगभग 110 किलोमीटर की क्राइटेरिया में पूरा यहां से फैला हुआ है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाले एरिया में पूर्ण रूप से फैली हुई है। तो दोस्तों प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सबसे प्राचीनतम चट्टान कहां पाई जाती है? कौन सी घाटी में पाई जाती है? तो दोनों ऑप्शन है, लसाड़िया का पठार है घाटी, यदि बेड़च नदी घाटी में पाई जाती है, और स्पेशल राजस्थान को जाए तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है। और इन चट्टानों में कौन इंपोर्टेंट है? वो है नीस। तो दोस्तों इस आर्कियन युग की, तो यानी कि सबसे पहले राजस्थान में जो चट्टाने जमी वो कौन सी युग की थी? आर्कियन युग की चट्टाने थी। और यही आर्कियन युग की चट्टान ही बाद में क्या बन गई? अरावली पर्वत। दोस्तों
राजस्थान का जो ये क्षेत्र है इसमें नीचे नीचे सारा जो है एक निक्षेपण के रूप में कौन है, ये एक अवसादी के रूप में जमा हुई कौन सी, आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टानी, यानी आर्कियन युग की चट्टानी यहां पर जमी हुई है। अब इस आर्कियन युग की चट्टानों पर यानी कि हम कह सकते हैं प्री कैम्ब्रियन, देखो आर्कियन युग की चट्टानें सबसे पहले आ गई, वो राजस्थान के, स्पेशल राजस्थान की बात कर रहे हैं क्योंकि वो तो पूरे वर्ल्ड में भी है, लेकिन हम यहाँ स्पेशल राजस्थान पढ़े इसलिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भूभाग पर वो जमा हो चुकी है। अब इस समय जो राजस्थान का जो भूभाग है वो कहां पर था, यानी कि हम देखेंगे यदि पृथ्वी में हम देखें पूरी पृथ्वी पर यह है विषुवत रेखा, तो इस समय राजस्थान का जो भूभाग है वो कहां पर है, दक्षिण में, एप्रोक्स लगभग ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, लगभग 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास ये भूखंड है। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि पहले केवल एक ही सुपर महाद्वीप था, एक बिग महाद्वीप, बड़ा महाद्वीप था जिसे हमने क्या नाम दिया था, पेंजिया, और वो पेंजिया जो है वो यही था। और उस समय यानी कौन से, प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग और आर्कियन युग में, तो इस समय प्री कैम्ब्रियन युग में यहां पर कुछ, आर्कियन युग में कुछ घटना घटित होने से इसके 4 भूखंड बन गए। दोस्तों ये प्रथम पेंजिया है, कौन सा पेंजिया है, प्रथम पेंजिया है, और आज वर्तमान में हम जिस धरती पर खड़े हैं वो द्वितीय पेंजिया है। वो कौन सा पेंजिया है, सेकंड नंबर का, वर्तमान में जिस पेंजिया की बात कर रहे हैं हम वो द्वितीय पेंजिया है। तो प्रथम पेंजिया टूटने के दौरान ही, जब टूटने से, हलचल होने से यहां पर जो आर्कियन युग की जो चट्टानें थी उन चट्टानों पर दबाव बल के कारण और कुछ भ्रंश और दबाव बल के कारण यहां पर कुछ फोल्डेन माउंटेन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हो गया, दबाव बल, क्योंकि दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सिमट जाएगा। यदि सपोज कीजिए कि हम किसी भी पेज को दोनों तरफ से यदि हम दबाव डालते हैं तो क्या हो जाएगा, फोल्डेन माउंटेन के रूप में हो जाएगा। तो फोल्डेन माउंटेन यहां क्या बन जाती है, इस तरह से वल्लित पर्वत बन गए। तो ये पर्वत कौन सा हुआ दोस्तों, इसका नाम है अरावली। लेकिन बना कब, प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन से समय में, प्री कैम्ब्रियन युग में ये बना। तो जो हिमालय बना, हिमालय कौन से, सॉरी अरावली जो बनी वो अरावली कौन से पीरियड में बनी, कौन से पीरियड में, प्री कैम्ब्रियन। लेकिन उस प्री कैम्ब्रियन की जो अरावली बनी उसमें चट्टानें कौन से काल की थी, चट्टानें कौन सी काल की थी, आर्कियन युग की चट्टानें थी। तो दोस्तों ये जो आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन है ये एक ही है, जिसको हमने क्या नाम दिया, आर्कियन, और इसको 2 भागों में बांट दिया, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन को हम धारवाड़ भी कहते हैं क्योंकि धारवाड़ जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की चट्टानों का अध्ययन सबसे पहले किया गया था, इसलिए उसका नाम धारवाड़ भी बोल दिया गया है। लेकिन वो है प्री कैम्ब्रियन। तो इस प्री कैम्ब्रियन में अरावली की उत्पत्ति हुई। अब देखो प्रश्न ये है कि अरावली की उत्पत्ति तो किसमें हुई, प्री कैम्ब्रियन या धारवाड़ कल्प में इसकी उत्पत्ति, धारवाड़ शक में इसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन अरावली की चट्टानें किस काल की हैं, तो अरावली की चट्टानें हैं वो आर्कियन युग की चट्टानें हैं। अब आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं, अब इसमें भी कुछ समय के बाद इस अरावली वाले एरिया में इसमें भी फिर दबाव बढ़ता गया। दबाव बढ़ने से और इसका फोल्डन हुआ। तो दबाव बढ़ने से सपोज कीजिए कि हमारे पास ये अरावली वाला क्षेत्र है, देखिए कि ये एक अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है। अब अरावली पर्वत निर्माण हो गया किसमें, प्री कैम्ब्रियन में। अरावली में चट्टानें किसकी है, आर्कियन कल की चट्टानें। चट्टानें कौन सी है, नीस ग्रेनाइट सिस्ट है, अरावली में पाई जाती है। अब कुछ समय के कालांतर में ये इसमें और दबाव पड़ा। दबाव पड़ने से क्या हुआ, देखो दोस्तों इसमें आप जरूर ध्यान रखना, ये ऊपर वाला जो भाग है इसे क्या कहते हैं, इसे अपनति, और नीचे वाले भाग को कहते हैं अभिनति। ऊपर वाला भाग अपनति और नीचे वाला भाग अभिनति। अब ये जो अपनति और अभिनति वाला जो क्षेत्र है
इसमें अरावली, ये एक तरह से अरावली है, और ये क्या है, ये एक वल्लन है, इसे क्या कहते हैं, वल्लन। अब ये हमने पढ़ा कि अरावली क्या है, अरावली एक वल्लित पर्वत है। अरावली एक प्राचीन वल्लित पर्वत है जिसमें कौन से काल की चट्टानें, आर्कियन। निर्माण कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन या धारवाड़ में। अब धीरे धीरे इसमें दबाव बढ़ता गया, और दबाव बढ़ने से ये जो वल्लन है ना, इसके अंदर भी, वल्लन के अंदर भी वल्लन पड़ना शुरू हो गया, यानी दबाव और ज्यादा गहरा होता गया, और धीरे धीरे इसमें भी मुड़ाव होना शुरू हो गया। और मुड़ाव होने से इसे बोलते हैं, अब मुड़ाव होने के बाद इसे बोलते हैं समभिनति। क्या कहते हैं इसे, नीचे वाले को संभिनति। अब ये संभिनति जो है, इसमें भी कुछ चट्टानें पाई जाती हैं, और जहां पर संभिनति है उसमें कुछ जल भी भर गया, और जल भरने से यहां पर झीलों का निर्माण हो गया, यहां पर झील बन गई। तो दोस्तों उदयपुर की जो झीलें हैं वो इसी का उदाहरण है। तो हमें ये धारवाड़ और आर्किन में दोनों में क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से अरावली बनी, वो किस प्रकार की चट्टानें हैं, उस अरावली में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, क्या अरावली में संभिनति कहां देखने को मिलेगी। यदि आपके पास सामने 4 ऑप्शन है, मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए कि संभिनति के जो अवशेष हैं वो कहां देखने को मिलती है, अरावली पर्वत वाले में। अब ये संभिनति जो है वो राजस्थान में कैसे बनी। दोस्तों राजस्थान में यदि हम इसको देखें तो ये जो वल्लन जो पड़ा है वो राजस्थान में विशेष रूप से, यदि हम देखें राजस्थान को, राजस्थान में देखें ये वल्लन जो है वो इस तरह से इस पे वल्लन पड़ा है, ये इस तरह से, और इस तरह से इसमें दबाव, क्योंकि दबाव पड़ने से ये सिकुड़ी, और यहां पर आप देख सकते हैं इस वाले एरिया में आपको झीलें दिखाई देगी। तो यहां पर एक भूखंड ये है, ये प्रथम खंड है, यानी कि भूखंड, और दूसरा भूखंड ये है। तो इन दोनों भूखंडों के दबने से यहां पर क्या हुआ, फोल्डेन माउंटेन बने, और फोल्डेन माउंटेन में सवल्लन, वल्लन के अंदर वल्लन पाए गए, संभिनति बनी, और संभिनति में यहां से बहुत सारी झीलें आप देख सकते हैं कि इस बेल्ट में झीलों का प्रभाव ज्यादा है। ये इसके हमें साक्ष्य हमारे सामने प्रूफ यहां रखते हैं। तो ये अरावली पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में हमने रखा। अब जो अरावली पर्वत का यानी आर्किन युग का जो दूसरा काल है उसमें अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई, लेकिन अब इस काल की चट्टानें कौन सी, क्योंकि ये तो उत्पत्ति हो गई, अब इसमें नवीन चट्टानें आएगी। तो दोस्तों नवीन चट्टानें जो हैं उसको समझने के लिए हम देखें तो दोस्तों आर्कियन जो था उसको हमने 2 भागों में तोड़ लिया था, एक तो था आर्कियन और दूसरा है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन या फिर हम उसे हैं धारवाड़। अब दोस्तों जो आर्कियन प्री कैम्ब्रियन है इसमें धारवाड़ वाले जो पार्ट है, ये धारवाड़ वाला जो पार्ट है, इस धारवाड़ वाले को हम यहां समझ रहे हैं, यानी आर्कियन को हम तोड़ दिया 2 भागों में, आर्कियन और धारवाड़। धारवाड़ जो है वो धारवाड़ आर्कियन युग की चट्टान उसको कौन बन गई, अरावली बन गई। अब ये जो अरावली है इसमें चट्टान कौन सी है, आर्कियन। चट्टान कौन सी, आर्कियन। अब क्या हुआ, अब समय बीतता गया और समय कौन सा आ गया, समय आ गया प्री कैम्ब्रियन। अरावली बन गई, प्री कैम्ब्रियन है। अब अरावली बनने के दौरान ही धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ तो उत्थान होता नहीं है, धीरे धीरे बनती जाती है, धीरे धीरे नदी बहती जाती है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि अचानक अरावली बनी फिर उसके बाद नदी उसमें बही फिर उसको कटाओगे, नहीं दोस्तों, अरावली भी बन रही है और अरावली के बनने के साथ साथ नदियां भी उसमें अपक्षय करती जा रही है, नदियां उसको अपक्षित करती जा रही है, अपरदित करती जा रही है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। तो आर्कियन समय के बाद, आर्कियन समय कब से कहां तक रहा दोस्तों, वर्तमान समय से, यानी कि वर्तमान समय में हम देखें कि 2.5 अरब वर्ष पूर्व से 3.8 अरब वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं हम, यानी उस समय, ये समय है, मतलब उस समय वर्तमान से 2.5 अरब वर्ष से भी शुरुआत और उससे 3.8 अरब वर्ष के बीच का टाइम है। उस बीच में क्या हुआ, ये चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद 57 करोड़ वर्ष से
2.5 अरब वर्ष के बीच में अरावली की उत्पत्ति हो गई। लेकिन अरावली की उत्पत्ति के साथ ही यहां पर अपक्षय अपर्दन की क्रिया भी चल रही है। वह अपर्दन की क्रिया भी चल रही है और अपक्षय अपर्दन की क्रिया के कारण ये जो आर्किन जो चट्टानें थी, ये आर्किन चट्टानें धीरे धीरे कटती गई और कटने के बाद ये इसमें नीचे वाले क्षेत्रों में जमा होती गई। अब ये जो चट्टानें जमा हुई, इसे हमने, ये समय कौन सा चल रहा है, धारवाड़ यानी प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में ये घटना घटित हो रही है, अरावली बन रही है, उसी के साथ साथ अपरदन भी हो रहा है, चट्टाने का जमाव भी होता जा रहा है। जमाव होने के कारण से इन जो चट्टानों को हमने, जहां जहां ये चट्टानें पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों को, वो पूरे क्षेत्र को एक समूह का नाम दिया जाता है। वो पूरा एरिया जो है वो एक समूह कहलाता है। जैसे हमने कह दिया अरावली महासमूह। तो इन जो चट्टानों में जो चट्टानें जमी हुई है, उन चट्टानों को क्या नाम दे दिया, अरावली महासमूह। अरावली महासमूह। और अरावली महासमूह और दूसरा क्या नाम दे दिया, देवली। यानी कि यहां अरावली के बीच बीच में कुछ चट्टानें अपक्षय के कारण जमा होती गई, इसको एक तो नाम दे दिया अरावली महासमूह और दूसरा नाम दे दिया देवली महासमूह। अब इसमें भी तो जटिलता पाई जा रही है, क्योंकि कहीं पर इनमें भी विविधताएं ज्यादा हैं। तो विविधताओं के अलावा फिर उसको हमने क्या कर दिया, कुछ क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया। राइलो समूह, किसमें, देवली समूह को राइलो, अलवर और अजबगढ़। तो अजबगढ़ की जो चट्टानी मिली, उसके आधार पे हमने अजबगढ़ बोल दिया, उस समूह को अजबगढ़। तो जहां जहां अजबगढ़, ये चट्टानी कहां पाई जाती है, अजबगढ़ के वाले एरिया में। जैसे हम कह सकते हैं, ये जो चट्टाने हैं विशेष रूप से जो पाई गए हैं, इनको हमें देखें तो ये अजबगढ़ का मतलब है ये पाली वाला एरिया के आसपास, पाली और सिरोही, इस क्षेत्र के आसपास की जो है अजबगढ़ जो एरिया है, वहां पर चट्टानें पाई जाती है। कौन सी, देवली समूह की। देवली समूह कौन सी है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। अब इसमें अलवर के आसपास, अलवर के आसपास जो चट्टानें पाई जाती है, उसको हमने अलवर समूह बोल दिया। यानी कि धारवाड़ समूह में को दो भागों में, पहले आर्किन को दो में बांटा, आर्किन और धारवाड़ को फिर दो में बांट दिया, अरावली महासमूह और देवली महासमूह। देवली महासमूह को भी हमने राइलो, अलवर और अजबगढ़। जो राइलो जो समूह है, ये पाई जाता है नागौर के आसपास की चट्टानें, राइलो समूह। इसलिए नागौर में यहां पर टंगस्टन, मार्बल की खाने हैं, क्योंकि ये कौन सी चट्टानें हैं, ये नीस और ग्रेनाइट। तो यहां पर मार्बल की खाने हैं, कौन से, राइलो क्रम में। तो राइलो क्रम कहां पर स्थित है, नागौर में। इसी तरह से फोल्डर्स और उदयपुर के आसपास की चट्टानें भी। तो ये इस तरह से क्रम बना। तो दोस्तों इसमें हमें ध्यान रखना है कि अब ये जो चट्टानें यहां जाके जमा हो गई है, इन चट्टानों में क्या मिलेगा, इन चट्टानों में हमें मार्बल भी मिलेगा, यानी कि ग्रेनाइट मिलेगा, इसमें नीस मिलेगा, संगमरमर, मार्बल इसमें मिलेगा। ये तो हो गए अधात्विक। लेकिन धात्विक रूप में यहां क्योंकि प्राचीन है, तो धात्विक रूप में इसमें मिलेगा सोना चांदी, सीसा जस्ता। आपको पता है सीसा जस्ता, सीसा और जस्ता, विशेष रूप से सोना चांदी और सीसा जस्ता। इसलिए उदयपुर में, जावर में सीसा जस्ते की खाने हैं। तो ये सारा सिस्टम कहां, चट्टानों से जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न आता है राइलो क्रम किस समूह की चट्टान है, तो आप देवली से धारवाड़ से आर्किन पे टिक लगा सकते हो, यदि ऑप्शन में हो इनमें से। अलवर समूह की चट्टानें किस समूह की है, या फिर हम कहें मकराना में जो चट्टानें पाई जाती है वो कौन से काल की है, सीधा हिसाब है आर्किन की। यदि ऑप्शन में वो नहीं है तो धारवाड़ होगा, नहीं होगा तो देवली होगा, नहीं तो अलवर क्रम आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा हमने इसको समझने का प्रयास। तो दोस्तों आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि आर्कियन युग और प्री कैम्ब्रियन युग, और ये कौन से महाकल्प के अंदर आते हैं, एजोइक और प्री पैलियोलिथिक। तो अभी हमने पढ़ा अरावली की उत्पत्ति, और ये अरावली की उत्पत्ति प्रथम पेंजिया के दौरान हुई है, न कि द्वितीय पेंजिया के दौरान। और अरावली किस पर्वत है, फोल्डन माउंटेन है। तो अब हम अगला जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कैम्ब्रियन के